मित्रों, नमस्कार। मैं संजय कुमार। यदि आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, टर्म एंड एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और अच्छे अंकों से बहुत कम समय में पास करना चाहते हैं पढ़ के, चूँकि मुझे पता है कि इग्नू के स्टूडेंट के पास सब कुछ है, समय नहीं है, तो कम समय में तैयारी करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और हम लोग बेसिक चीज़ों को क्लास से समझा देते हैं और इस पे गेस्ट पेपर बना के देते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको हमारे ऐप पे जाना होगा, मात्र टोकन 1 रुपया देना होगा। SF क्लासेस यहाँ पे दिख रहा होगा, उसका आइकन बटन राइट हैंड साइड को, उसको दबाइए और YouTube पे क्लास को देखिए। और इसका स्टडी मटेरियल लेना है, फ्री में लेना है, गेस्ट क्वेश्चंस, तो आप मेरे ऐप को SF क्लासेस को डाउनलोड कीजिए और लीजिए। और किसी को और कुछ ज़रूरत है तो हमारे ऑफिस से संपर्क करें। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो आपका ये नैतिक दायित्व भी आपको दे रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को बताइए, ताकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस का ये मुहिम पूरा हो। और आपको जान के खुशी होगी कि ये सारी मुहिम का खर्चा स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर उठा रहा है और उसका ये प्रयास है, इसलिए उस प्रयास को हम लोग सब तक, जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। अब चलिए, आज BPSC 212 पढ़ाने जा रहा हूं। ये कोड पुराने सिलेबस का है, बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट है, चूँकि ये कई जगह ये काम आता है। और अब वो पुराने कोर्स पे ये शायद हम लोगों के बाद कहीं कुछ आपको नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिए। जिनका ये बैक रह गया है, छूट गया है, तो ये आखिरी मौके के रूप में इसको लीजिए और इसको समझिए। अब इसमें जो पहला चैप्टर है, जिसको यूनिट बोलता है इग्नू, द कंसिक्वेंसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी उपनिवेशवाद के क्या चीज़ें रहीं, क्या उसका प्रभाव रहा, इस पे इस चैप्टर के अंदर चर्चा की गई है। जैसे हम मॉडल के लिए 1-2 क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। एनालाइज द डिस्ट्रक्टिव रोल ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडियाज़ पॉलिटिकल इकोनॉमी। भारत के राजनीतिक अर्थव्यवस्था को किस तरह से ध्वस्त कर दिया इस उपनिवेशवाद ने। आप जानते होंगे सब लोग कि उपनिवेशवाद क्या है। तो कहीं ना कहीं हम 18वीं शताब्दी में अपने देश को एक रखने में असफल हो गए और पलासी और बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पे राज करने लगी। धीरे धीरे कंपनी ने हमारी गलतियों का फ़ायदा उठाया और यहाँ का राजनीतिक सत्ता भी कंपनी के हाथ में चली गई। राजनीतिक सत्ता के चले जाने से क्या प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी हमें बाज़ार की तरह भारत को समझने लगी, और जैसे जैसे वो मजबूत होती गई, इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी घटना हो गई, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, यानी मशीनी युग का शुरुआत हुआ, कल युग का शुरुआत हुआ। कल कारखाने में तेज़ी से वृद्धि हुई और हम उसके लिए रॉ मटेरियल उत्पादक बन गए। जो उसको ज़रूरत था वो कच्चा माल हमसे ले जाता था, बना के वो हमको बेचता था और उसमें 100 गुना तक प्रॉफिट वो कमाता था। इस सवाल को दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी दिया। सबसे पहले ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है। द ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन की निकासी किस तरह से हुई और इसका परिणाम पड़ा, फलसफा हुआ इस कॉलोनियल रूल का कि हम कंगाल होते चले गए और हमारे हर चीज़ का कॉमर्शलाइजेशन होने लगा, व्यवसायीकरण होने लगा, चाहे वो कृषि हो। तो इस ढंग के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि क्या क्या परिणाम हुए। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। डिस्कस द सेकेंड फेज ऑफ द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इसके फेज वाइज होते हैं। पहले फेज़ में तो थोड़ा बहुत हमारी इंडस्ट्री बची रही जो उनके लिए कोई सामान बना के बेचती थी। बाद में जब प्रकाष्ठा पे वहाँ औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई, चालू हो गई, तो हमारे जितने देसी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग,
जिसको एमएसएमई बोलते हैं, ये वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया। हमारे लोग बेरोज़गार हो गए और हमारी पूरी ग्रामीण इकोनॉमी, ग्रामीण परंपरा ध्वस्त हो गई, ruined by the Britishers and his policy. So that's why it is a very important chapters, and here I just discuss, just give you a clue for this chapter कि both of the questions are very relevant and important. Then next unit is the responses of Indian society. भारतीय समाज की ओर से क्या उसके प्रतिवाद किए गए, क्या रिस्पॉन्स दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि एनालाइज द ट्राइबल रिस्पॉन्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, द राइज ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंसिया इन इंडिया, यानी हमारे यहाँ ट्राइब जो आदिवासी थे, जो जनजाति भाई बंधु थे, उनमें उनकी भूमि छीनी जाने लगी, उनके परंपरावादी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगा, उनके सारे चीज़ों में अंग्रेज़ प्रवेश करने लगे, तो उनके अंदर एक विद्रोह की भावना आई और वो विद्रोह बिरसा मुंडा के रूप में, सिद्धू कान्हू के रूप में, संथाल विद्रोह के रूप में, मुंडा विद्रोह के रूप में और इस तरह से अनेक चुआर विद्रोह के रूप में देश में हुए। तो और दूसरी बात कि राइज ऑफ मॉडर्न, तो अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ अपने काम के लिए क्लर्क वर्ग तैयार करना चाहता था, लिपिकीय सेवा को उसने प्रश्रय दिया, चूँकि इंग्लैंड से उसी काम के लिए 4 गुना सैलरी पे लाया जाता था। तो व्यवसायिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, शुरू में व्यवसायिक कंपनी के बाद थी सस्ता, 1857 के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश पैरामाउंट के पास हम चले गए। तो वो पैसा बचाना चाहती थी, चीपर लेबर इंडिया में मिलता था, तो शिक्षा की व्यवस्था की। उसका एक अच्छा परिणाम निकला कि कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हमारे तैयार हुए, कुछ इंग्लैंड जाने लगे, वहाँ पढ़ने लगे और उन लोगों ने इन चीज़ों को समझा और हमारे बीच डिबेट में ला दिया कि ये हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। तो राइज ऑफ इंटेलिजेंसिया वर्ग, बुद्धिजीवी वर्गों का अभ्युदय होता है और ये बुद्धिजीवी वर्ग देश के काम आने लगते हैं। अब नेशनल मूवमेंट, अब ये सब का परिणाम हुआ कि हमारे देश में एक राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ। क्या हुआ राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसकी पूरी पृष्ठभूमि है कि आपको जैसे पता है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की स्थापना होती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में एक अंग्रेज IAS ऑफिसर ने इसकी कल्पना की थी, ICS ऑफिसर ने, AO ह्यूम ने, जो इसका पहला सेक्रेटरी जनरल बना और WC बनर्जी इसके प्रेसिडेंट बने। उसके बाद यहाँ पे उन बातों को उठाया जाता था जो सॉफ्ट चीज़ें थी, जिस पे अंग्रेज अपने 10 साल के अंदर हर 10 साल पे जो सुधार के लिए चार्टर एक्ट लाता था, उस अधिनियम के द्वारा कुछ देता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें तिलक का इमरजेंस हुआ, तिलक पावरफुल पहले नेता बने, गांधी से पहले सर्वकालिक नेता तिलक थे और तिलक ने बंगाल का विभाजन जब 1905 में हुआ तो इस सवाल को उन्होंने राष्ट्रीयता से जोड़कर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। धीरे धीरे आके 1920 में दक्षिण अफ्रीका से भयंकर प्रयोग करके आने वाला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण हो जाता है। 1915 में वो हिंदुस्तान आते हैं, हिंदुस्तान को घूमते हैं। 16 में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में जाते हैं, 17 में वो चंपारण पहुंचते हैं, वहाँ किसानों की स्थिति देखते हैं। तो पहला उनका असहयोग आंदोलन चालू होता है और वो आंदोलन काफ़ी सफल रहता है। तो गांधी उस सफलता से प्रभावित हुए, देश में एक करंट आई राष्ट्रवाद की और उसके बाद एक असहयोग आंदोलन 2022 में चला, खिलाफत के बहाने सबको एक किए। तब तक बहुत बड़ी मानवीय इतिहास की एक निरसन घटना अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में कर दी, जालियांवाला बाग। उसके बाद देश पूरा हिल गया और असहयोग आंदोलन चला, लेकिन गांधी अहिंसा के रास्ते कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से मूवमेंट चलाते थे। चौरा चौरी में गोली कांड हो गई गोरखपुर के पास,
वो बहुत जल्दी उस आंदोलन को विड्रॉ कर लिया। देन आफ्टर गांधी नमक पे कर लगाने के विरोध में 1930 में 1930 में 12 मार्च को अहमदाबाद आश्रम से डांडी तक की यात्रा किए। 80 अपने मित्रों के साथ नमक सत्याग्रह तोड़ा और उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट चालू हो गए। और धीरे धीरे उसके बाद साइमन कमीशन उससे पहले आया था, उसकी फिर हुई कि इंग्लैंड में चल के आप लोग बात कीजिए, गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ, गांधी दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए और फिर स्टॉप रहा है आंदोलन कुछ दिनों तक। गांधी कंस्ट्रक्टिव वर्क में रहे। अंत में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिया गया, उसके बाद हमारा देश आज़ाद होता है। तो यह है सिविल डिसोबिडिएंट रॉलेट एक्ट क्या था, जिसके चलते इसके विरोध में लोग बैसाखी के दिन 1913 में इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग में अमृतसर में और निहत्थे भीड़ पे गोली चली थी। तो इस ढंग के प्रश्न इस कैटेगरी में पूछे जाएंगे। इमरजेंस ऑफ न्यू क्लास, एक नया क्लास भारत में आता है, वो क्या है वो क्लास? तो दो ढंग का है, जमींदार एंड टीनेंट्स एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म। हाउ वेयर द टीनेंट्स एक्सप्लॉटेड द जमींदार, यानी रैयत और जमींदार दो वर्ग में बट गया। चूँकि परमानेंट सेटलमेंट आया लैंड रेवेन्यू लेने के लिए, 3 सेटलमेंट अंग्रेज़ों ने बनाया। बंगाल प्रेसिडेंसी में जमींदारी व्यवस्था लगी, मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी व्यवस्था लगी, समहाउ बम्बे प्रेसिडेंसी में भी, और पंजाब वाले इलाके में महलवारी व्यवस्था लगी। इस व्यवस्था ने, खासकर जमींदारी व्यवस्था ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस का वो सपना था कि एक अंग्रेज़ों को पहले से पता हो कि भारत से कितना राजस्व आना है ताकि बजट बन सके, उस हिसाब से एक्सपेंड कर सके कंपनी। उसकी इस गलती ने हमारे खेतिहर लोगों से सारे लैंड राइट्स धीरे धीरे छीन लिया। गरीबी की, चूँकि अगर बाढ़ में, सुखाड़ में, मानसून के ना आने से किसी कारण से लैंड नहीं, वो लैंड के लिए वो रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, भू राजस्व नहीं दे पाते थे, तो उनकी जब्ती हो जाती थी, वो नीलाम हो जाती थी और वो ब्याज के अंधे भूपति लोग के चक्कर में फंस जाते थे या साहूकारों के चक्कर में। तो बहुत बुरा हाल हुआ। ये वर्ग संघर्ष भारत के इतिहास को बहुत लंबे समय तक झकझोर के रखा। आज़ादी के बाद जमींदारी एक्ट का रिवॉल्यूशन हुआ और फिर देश को रफ्तार मिली, बैंकिंग सिस्टम आया। द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पूर्वजों ने पाया एक संविधान बना के। 1947 को 26 जनवरी को हमारा संविधान लगा और वो संविधान 1950 को हमारा 26 जनवरी को संविधान अपना लागू हो गया और उस संविधान को बनाने में 2 साल से ज़्यादा लगे। दुनिया की सारी बेहतर बातों को लाया गया, जिसमें हमें मौलिक अधिकार दिया, जिसने स्टेट को नीति निर्देश करने की चीज़ दी, सारी व्यवस्था बनी। ये दुनिया की बेहतरीन संविधानों में से एक है। तो अब इससे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो इस ढंग के प्रश्न से पूछेंगे। डिस्कस द नेचर एंड रोल ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, डेमोक्रेटिक थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली, सारे लोग डायरेक्ट मताधिकार से चुन के गए थे और इंटरिम गवर्नमेंट के लिए गए थे। वही इंटरिम गवर्नमेंट, वही सांसद बन गए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर। सारे जाति, वर्ग, धर्म और लिंग भेद के बिना महिला पुरुष सबको रिप्रेजेंटेशन मिला और सब लोगों ने कमेटी बनी अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए और एक सुंदर संविधान उस संविधान सभा ने हमें दिया और हमें आज़ादी का एहसास कराया। बेसिक फीचर, इवोल्यूएट द इमरजेंसी प्रोविज़न प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी की बात है और मतलब उसके बेसिक फीचर्स की बात है जो बहुत ज़रूरी है भारत के संविधान के संदर्भ में उन चीज़ों को देखने का। राइट, शॉर्ट नोट ऑफ राइट टू इक्वालिटी, चूँकि हमें
जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए वो एक बेहतरीन राइट है जिस पे अमेरिकन संविधान का अधिकार है, जो किसी भी हालत में हमसे कोई छीन नहीं सकता है। चाहे हमें जीने की स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता, अपनी धार्मिक निष्ठा के प्रति स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं हमें जो मिली वो अद्भुत है और उसके बदौलत देश आगे बढ़ने लगा। विजन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक हस्तांतरण या स्थानांतरण, राइट एसे ऑन द विजन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, भारत का सामाजिक स्थानांतरण कैसे हुआ इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। दो ढंग से, एक वर्टिकल मोबिलिटी की बात होती है, क्षैतिज, एक हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल मोबिलिटी आई हमारे अंदर। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन, किसी भी रिजोल्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य था। उसके राइट एंड सिटीजनशिप, डिस्क्राइब द ड्यूटीज एसोसिएटेड विथ इंडियन सिटीजनशिप, संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिया, राइट दिया तो ड्यूटी भी दिया। संविधान का अनुच्छेद 51 ए हमारे ड्यूटी की बात करता है कि हम एक नागरिक हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए, हमारे भी कुछ धर्म हैं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। तो ये सारी चीज़ें ड्यूटी में दी गई। ये अंडर कंपल्सन नहीं है, केवल हम पर एक नैतिक बोझ है, नैतिक समझ डाला गया है कि हम इस नैतिकता को पूरा करें। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ सिटीजनशिप, हमारी सिटीजनशिप कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल मतलब हम किसी भी राज्य में रहें, किसी भी गांव में रहें, ज़िला में रहें, हम भारत के लोग सिंगल सिटीजन में हैं, मतलब हम भारतीय हैं पहले, फिर हम किसी धर्म के हैं, किसी जाति के हैं, किसी प्रांत के हैं, किसी ज़िला के हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हमें मिली। व्हाट इज़ द मीन टू बी द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चूँकि हमारे जो भाग्य निर्माता हैं वो डायरेक्ट हमारे एक एक मत से चुन के जाते हैं और बहुमत का खेल है। उसमें बहुमत प्राप्त दल का नेता हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है और वो अपनी स्वेच्छा से कैबिनेट चलाता है। और हमें राइट है कि हम जिसको चाहें उसको नीचे से ऊपर तक 3 टियर 3 स्तरीय डेमोक्रेसी है। ग्रामीण स्तर पे है, राज्य स्तर पे विधानसभा, विधान परिषद है बहुत जगह, और राष्ट्रीय स्तर पे संसद है, पार्लियामेंट है, जिसके 3 अंग हैं, यानी राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है। और कौन, तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के लिए लोग प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं, राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष चयन होता है। और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। इस तरह से लोअर हाउस ही पावरफुल है, वो ही हमारी आवाज़ है, यही हमारे लिए विधायन बनाते हैं, कानून बनाते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। इवेल्युएट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, वाज एडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। क्या बेसिक विशेषताएं हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, उसके बाद नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की, इन बातों को हमें देखना है। लेजिस्लेचर, हमारे यहाँ सत्ता पृथक्करण है पावर का, लेजिस्लेटर अलग है, एग्जीक्यूट करने वाला अलग है, जुडिशियरी अलग है। तीनों को पूरा पावर दिया गया, पृथक्करण है तीनों के अंदर, और अलग से संविधान में तीनों के रोल और ड्यूटी हैं, और तीनों तालमेल करके एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस करके सत्ता को चलाते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति यानी संसद, और राज्यों के संदर्भ में विधानसभा, जिसके अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद यानी सब मिल के विधान मंडल बनाते हैं। वहाँ गवर्नर को लेकर तीनों मिल के होता है, फिर वहाँ के लिए वहाँ रूल बनाया जाता है। तो लेजिस्लेट रूल होता है, बहुमत से पास होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया है। कोई भी कानून बनाने की ऐसे कोई कानून नहीं बना दिया जाएगा। तो कहेगा हाउ डज द लेजिस्लेटर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव पे कैसे कंट्रोल करता है, तो विधेयन बना के, कानून बनाकर, लाठी से कंट्रोल नहीं करता। डिस्कस द पॉलिटिक्स ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इंडिया, भारत के राज्यों का पुनर्गठन
कैसे हुआ, तो उस विधान के द्वारा हुआ। वो बहुत एक ऐसा विकल्प था, इस रास्ते से हमारे देश को संघों का फेडरल जिसको कहते हैं कि संघीय ढांचा को मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारिता का संघवाद है। और हमने पहले भाषा के आधार पर राज्य बनाया, यही परिणाम है कि हम यूरोप की तरह टूटे नहीं खंड खंड में, क्योंकि यूरोप भाषा के नाम पे खंड खंड में टूट गया। अब एग्जीक्यूटिव जो पावर एग्जीक्यूट करता है, अब एक सवाल आता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में बहुत सा कॉमन चीज़ होती है। एग्जीक्यूटिव टॉप का कौन है, तो प्रधानमंत्री इस देश का और उसका मंत्रिमंडल, लेकिन वो सब किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो संसद के प्रति, जहाँ लेजिस्लेट कानून होता है। तो एक तरह से सुमोटो उसमें चेक बना होता है कि कोई भी उससे बाहर नहीं जाएगा, वो संसद के प्रति है। और अल्टीमेटली पूरी सत्ता हम भारत के लोग, सब कुछ संविधान लोगों के प्रति समर्पित है और लोग जो चाहेंगे वही होगा। इसके कई उदाहरण हमारे देश में देखने को मिले हैं। जुडिशियरी, अब इसमें क्वेश्चन है साइड नोट ऑन द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक दायित्व क्या है, तो सामूहिक दायित्व एग्जीक्यूटिव का क्या है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्णन करें रिलेशनशिप बिटवीन कैबिनेट एंड पार्लियामेंट, कैबिनेट और पार्लियामेंट के बाद बीच क्या रिलेशन होता है, क्योंकि ये लेजिस्लेट यहाँ लॉ होता है और उसको ये लागू करवाता है। तो क्या संबंध है दोनों के बीच, दोनों के में सदस्य कॉमन है। कोई भी ऐसा आदमी कैबिनेट में नहीं हो सकता है जो इधर और इस हाउस या उस हाउस का सदस्य ना हो, वो उससे बाहर 6 महीने ही रह सकता है। 6 महीना पूरा होते तो हाउस उसको छोड़ना पड़ेगा और ये पद चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा और यहाँ कानून बना के ये एक्सिक्यूट करने का पावर रखता है। और इसके हायरकी बनी हुई है, पदानुक्रम बना हुआ है। आप रोड पे पुलिस देखते हो, वो भी इसी चीज़ को एक्सिक्यूट करा रहा होता है, ये याद रखना। जुडिशियरी, बहुत सेपरेट और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की कल्पना की गई, जिसमें हायरकी ऑर्डर भी है जुडिशियरी में, लेकिन पूरा हायरकी नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे कानून के विषय हैं, देखिए पावर पार्टिसिपेशन 3 भाग में हमारे यहाँ है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। संघ सूची यूनियन लिस्ट को बोलते हैं, कॉन्करेंट समवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची। जो विषय यूनियन सूची में है केवल यूनियन ही उस पर कानून बनाएगा, जो कॉन्करेंट में है उस पर राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी, लेकिन केंद्र बना दिया तो उस पर राज्य के कानून खत्म हो जाएंगे। स्टेट में केवल स्टेट बना सकता है। तो बहुत सारे लॉ और ऑर्डर के प्रॉब्लम्स स्टेट के अंदर है, तो स्टेट की जुडिशियरी सिस्टम है, उसको गाइड करता है हाई कोर्ट, लेकिन वो स्टेट के संदर्भ में गाइड करता है। दूसरी बात, हाई कोर्ट एक ऐसा न्यायालय है जहां आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जहां अपने फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए जा सकते हैं, जहां आप रिट पिटीशन डाल सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में ऐसा नहीं है, हाई और हाईएस्ट कोर्ट नहीं, वो अंग्रेजी का जो डिग्री है वो नहीं है, सुप्रीम है वो। ये गलत को यूज कर देते हैं कि उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय है। चूँकि वो हायरकी में नहीं है, वो डायरेक्ट भी कुछ बात को सुन सकता है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आइदर हाई कोर्ट भी सुन सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है, वो जनहित याचिका को सीधे सुन सकता है। तो हायरकी नहीं है कि यहाँ से फेल हुए तो वहाँ जाए। कुछ केस में है जो हायरकी ऑर्डर में चलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से किसी को फांसी की सज़ा हो गई, फिर हाई कोर्ट आएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगी, फिर राष्ट्रपति तक जाएगी। यानी राष्ट्रपति, याद रखिए कि लेजिस्लेटिव का भी हेड है और जुडिशियरी का भी हेड है और एग्जीक्यूटिव का भी हेड है, लेकिन इनफैक्ट और वो सेना का भी हेड है, जो सेना एग्जीक्यूटिव के अंदर नहीं आती है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन देश की रक्षा करनी है, वो पार्ट अप्रत्यक्ष रूप से एग्जीक्यूटिव का ही हो जाता है, क्योंकि पूरा मंत्रालय एग्जीक्यूटिव के अंदर ही चलता है और राष्ट्रपति उसका सुप्रीम कमांडर होता है। तो कुल मिला के राष्ट्रपति को ऐसा दिया गया कि तीनों चीज़ों का वो प्रधान हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जुडिशियल डिवीज़न है कि समहाउ हायरकी भी लगता है
पदानुक्रम में भी सजा हुआ है और नहीं भी है, और उसकी स्वतंत्रता भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे जुडिशियरी के लिए। अब इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विथ स्पेशल रेफरेंस टू पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या करें, उसके पावर की। तो कोई भी कानून अगर संसद पास करता है तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि उसका पुनर्निरीक्षण करे। कई बार किया है, कई बार सुप्रीम कोर्ट देखता है कि भाई ऐसा तो उल्टा कानून तो आप नहीं बना दिए, संविधान का रक्षक हो जाता है, आप हत्या तो नहीं किए। जैसे फंडामेंटल राइट है, जैसे संविधान का प्रेम्बल्स है, प्रस्तावना है, तो एक बार कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना इज़ नॉट द पार्ट, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक गाइडलाइन है। फिर कहा कि नहीं भाई, दिस इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें भी अमेंडमेंट हो सकता है। 368 से ये भी अमेंड होगा, लेकिन हम संविधान के मूल चूल ढांचा, जो संविधान का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो एक तरह से न्यायिक रिव्यू का पावर है उसके पास, ये बात इनको पता होती है लेजिस्लेटर को, इसलिए ये आंख बंद करके कानून नहीं बनाएंगे। इनको पता है यहाँ फंस जाएगा और ये खारिज कर देगा, निरस्त कर देगा। चूँकि हमारे देश के पूर्वजों ने, मतलब नेताओं ने बड़े संभल के किया कि कोई किसी के कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। ये एग्जीक्यूटिव बदमाशी करने लगते हैं, इनको भी खींच के कोर्ट लाता है। आप सुनते हैं कि कहीं के डीजीपी को बुला लिया, कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया, तो दोनों के ऊपर कान खींच के रखता है। एक्सप्लेन द पावर एंड जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पावर क्या है? तो भारत के लैंड का ये सबसे बड़ा कोर्ट है इस धरती का, ठीक है, इसलिए इसके विस्तृत पावर। ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया, ब्यूरोक्रेसी इज़ द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो नौकरशाही किसका पार्ट है? तो कार्यपालिका का पार्ट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी? कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या है? तो चूंकि ब्यूरोक्रेसी एक हायरकल ऑर्डर में चलता है, एक पदानुक्रम में चलता है, और वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। उसका समर्पण क्या है? राष्ट्र। इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन ब्यूरोक्रेसी। अब लिबरलाइजेशन, उदारवाद का भारतीय ब्यूरोक्रेसी पे क्या? तो ब्यूरोक्रेसी को बोला जाता है कि रेड टेप फाइल, लाल फीताशाही। तो लाल फीताशाही लिबरलाइजेशन के बाद थोड़ा सा कम हुआ है, चूँकि इसी में उलझ के चीज़ें रह जाती थी। अब लिबरलाइजेशन के बाद इसके स्वरूप में परिवर्तन आया है, और आजकल बहुत परिवर्तन आ गया है। लैटरल एंट्री ब्यूरोक्रेसी में चली गई है, यानी कोई योग्य आदमी किसी फील्ड का है तो वो जाके ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से देश की सेवा कर सकता है। नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद की प्रकृति क्या है? आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स इन द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। भारत का संघवाद कैसे काम करता है? वाई इज इंडिया रेफर टू एज ए यूनियन ऑफ स्टेट? क्यों भारत को संघ को राज्यों का संघ कहा जाता है रेदर देन फेडरलिज्म? अमेरिका की तरह इसको संघवाद क्यों नहीं कहा जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है? चूँकि सेंटर और स्टेट रिलेशन के अलग अलग प्रोविजंस बने हुए हैं, और फेडरलिज्म में, अमेरिका में राज्यों को बहुत ढंग की स्वतंत्रता मिली हुई है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता नहीं है, एक दूसरे पे निर्भरता है, एक दूसरे से सहयोग है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात है कि एक दूसरे से मिलजुल कर चीज़ों को चलाना है। स्पेशल प्रोविज़न फॉर द नॉर्थ ईस्ट और JNK। अब JNK हट चुका है, पुराना सिलेबस था, JNK इतिहास की बात हो गई है। अगस्त 2019 से यूनियन टेरेटरी बन चुका है। अब इसके पास कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना ही नहीं है। अब ये सिलेबस भी अब पुराना हो चुका है, लास्ट चल रहा है। कॉमेंट द स्पेशल प्रोविज़न गिवन बाय 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के छठे अनुसूची में कौन से प्रोविजंस हैं? चूँकि ये सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस हैं, बल्कि बहुत सारे हिमालयन स्टेट को भी है जहाँ से हिमालय गुजरती है, उन सारे प्रोविजंस के बारे में पढ़ना है। एनालाइज द स्पेशल प्रोविज़न
हिल रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो हिमालय क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, चाहे वो सिक्किम हो, अरुणाचल हो, तो सबको मिला हुआ है, मिजोरम, नागालैंड को, सबको स्पेशल प्रोविज़न है बहुत सारे, चूँकि उनकी संस्कृति और उनका समाज अक्षुण्ण है, उसमें कोई दिक्कत ना है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक विस्तृत सिलेबस है, सब पे आपको बहुत अच्छा गेस्ट पेपर, जिससे आप पढ़कर रात भर में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। ये संकल्प के साथ ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ने चीज़ों को उठाया है। अब है बड़ा टॉपिक है इशूज़, कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन इन इंडियन फेडरलिज्म में क्या मुद्दे उठते हैं कि टकराहट उठता है। तो आर्टिकल 356 जिससे राष्ट्रपति शासन लगवाया जाता है, इस पे बड़ा विवाद हो जाता है। सेंटर में अगर सरकार मजबूत है तो 356 का यूज़ कर देती है। जो सकारिया कमीशन ने इसको कहा कि नहीं, ये कभी रेयर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में SR बोमई केस में कहा कि नहीं, इसका बहुत संभल के यूज होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डंडा है किसी भी राज्य को में राष्ट्रपति शासन लगाने का। व्हाट राइट आर गवर्न बाई आर्टिकल 20-21 कैन दिस राइट बी रिस्ट्रिक्टेड। 20 और 21 राइट क्या है, क्या इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जीने का अधिकार है, कभी भी ये राइट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। और इमरजेंसी में इन राइटों को 1974 में रिस्ट्रिक्ट करने की बात हुई, बाद में कोर्ट का डिसीजन आया कि आप कभी भी नहीं करते। ऑटोनोमी मूवमेंट इन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इस राज्यों के अलग होने के जो आंदोलन है, उस आंदोलन की बात किया जा रहा है। तो बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ था, उससे आंदोलन हुए थे, यहीं से पार्टीशन की कहानी शुरू होती है। इसलिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट का क्वेश्चन है, इसको पढ़ना चाहिए। उसका लिंग्विस्टिक स्टेज कैसे साउथ इंडिया में फजल अली कमीशन के बाद नेहरू जी ने बनाया, जिससे भाषा के आधार पर राज्य बना, और आज वो वरदान सिद्ध हुआ हिंदुस्तान के लिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल एंड अर्बन एरिया, आपने देखा कि हमारे संविधान में 73वां और 74, 73 एंड 74 अमेंडमेंट हमारे संविधान में वरदान है, जिससे लोकल स्थानीय गवर्नमेंट की बात होती है। 73वां संविधान संशोधन से ग्राम पंचायत की स्थापना होती है, 74 से जिला पंचायत की। और ये दोनों नगर और गांव के लिए दोनों, एक गांधी जी का सपना था कि हिंदुस्तान का हर गांव अपने आप में स्वतंत्र हो, अपना बजट खुद बनाए, आत्मनिर्भर हो, और उसी का ये प्रयास है। आज गांव में इसका असर दिख रहा है। गांव की शिक्षा, बुनियादी सारी चीज़ें ग्राम पंचायत के पास है। और गांधी चाहते थे कि भारत के संसद से भी ये जगह मजबूत हो, तो संविधान के इस संशोधन ने इस काम को किया है। नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इंडिया, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी एक और ब्रिटेन अमेरिका की तरह 2 पार्टी नहीं है। देखते हैं ढेर सारे क्षेत्रीय दल हैं, ढेर सारे राष्ट्रीय दल हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम है जो इसकी विविधता, इसकी ब्यूटी और मजबूत डेमोक्रेसी को दिखाती है। तो डिस्क्राइब द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टी सिस्टम, कि क्या विशेषताएं हैं पार्टी सिस्टम का। डिस्क्राइब द कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम इंडिया, आज भारत में क्या पार्टी सिस्टम है। तो सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो उन लोगों के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद है नेशनल एंड रीजनल पार्टी, ढेर सारी रीजनल पार्टी है। जैसे अभी रीजनल पार्टी का स्टेटस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिला हुआ है, और यूपी में जैसे समाजवादी पार्टी है, बिहार में जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, और मतलब इस तरह से चारों ओर, तेलंगाना में है, वो आंध्रा में है। तो ये सारी रीजनल पार्टियाँ हैं। इलेक्शन, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इलेक्शन कराती है 5 साल पे, प्रतिवर्ष, प्रत्येक 5 वर्षों पे पार्लियामेंट का इलेक्शन, हर डेमोक्रेटिक बॉडी का 5 साल पे इलेक्शन होता है। केवल चयनित राज्यसभा और विधान परिषद का टेन्योर 6 ईयर है, चूँकि रोटेशन है। तो वी हैव इलेक्शन कंट्रीब्यूट एम्पावर्ड द पीपुल, चूँकि हम सबको वोट का अधिकार है, इसलिए हम एम्पावर्ड हैं और इसी से चलता है। कास्ट, क्लास एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत के लिए जाति और वर्ग की राजनीति
बहुत पुरानी है और इसका इम्पैक्ट आता रहता है। प्रभाव इसके लिए राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन बैकवर्ड कास्ट क्या है, पिछड़ा वर्ग क्या है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट कास्ट एसोसिएशंस, इनके बहुत बड़ा प्रभाव भारत के राजनीति पे। कोलिजन पॉलिटिक्स क्या है, यानी मिलीजुली गवर्नमेंट। पीछे इसी का एक दौर ही 20 वर्षों तक 25 वर्षों तक चला कोलिजन पॉलिटिक्स की। सब एक दल को स्पष्ट बहुमत संघ में नहीं मिल रहा था। बीजेपी ने पहली बार बहुत दिनों बाद, यानी 1985 के बाद 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो डिस्कस द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया का क्या मुख्य तत्व है और इवोल्यूट द नेचर ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट सेंटर। 1977 और 79 में एक क्रांति हुई, इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी हारी और अनेक पार्टी मिलकर बनी हुई जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। उस कोलिजन पॉलिटिक्स के बारे में भी इसमें चर्चा करना है। उसके बाद वुमेन की क्या स्थिति है और मेजर इशू कन्फ्रंटेशन ऑफ वुमेन मूवमेंट इन इंडिया, भारत में महिला आंदोलन की क्या स्थिति रही है। उसके बाद दलित एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे समाज का। तो जितने दलित मूवमेंट हुए हैं कॉलोनियल इंडिया से लेकर, और चूँकि इसकी शुरुआत महानायक ज्योतिबा फूले से होती है और वो अम्बेडकर तक पहुंचती है, बहुजन समाज का आंदोलन रहा है। चारों ओर इसके लिए आवाज़ उठी है। महाराष्ट्र से उठी है, केरल में उठी है, नारायण गुरु ने उठाया है, तमिलनाडु में पेरियार ने उठाया है। तो एक बड़ा मूवमेंट चला है, चूँकि अमानवीय प्रैक्टिस के खिलाफ ये आंदोलन चला है। इम्पैक्ट ऑफ रिजर्वेशन सोशल चेंज इन इंडिया, भारत में आरक्षण की व्यवस्था है किन के लिए, तो दलित के लिए, ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए। चूँकि उनका अपलिफ्टमेंट ज़रूरी है समाज की मुख्य धारा में आने के लिए। संविधान सभा में अम्बेडकर ने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से रहा कि अफर्मेटिव पॉलिटिक्स है ये, इसको नकारात्मक राजनीति नहीं लेनी चाहिए। उसी तरह से ट्राइबल सोसाइटी इकनॉमी क्या है, ट्राइब जनजातीय लोग और उनका जीवन, उनके अधिकार, उनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में। इन्वायरमेंट मेजर इशूज़ एंड कंसर्न, हमारी आज की सबसे बड़ी चिंता इन्वायरमेंट है, क्योंकि मानव अस्तित्व ही खतरे में है। अगर पर्यावरण को हम नहीं बचाए तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे। हर साल इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जुडिशियली इन इन्वायरमेंटल मूवमेंट, जुडिशियरी का क्या रोल है, न्यायपालिका का। आपने देखा है कि अलग से ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हो गई, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट मूवमेंट इन इंडिया। एक लंबा इन्वायरमेंट मूवमेंट चिपको आपको का एक पृष्ठभूमि रही है, बिश्नोई संप्रदाय द्वारा चला हुआ आंदोलन हो तब। तो उन सब आंदोलन के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद वर्कर्स एंड पीजेंट्स, किसान और कामगार मजदूरों के बारे में। क्रिटिकली नेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मर मूवमेंट भारत में क्या रहा है। आज तक फार्मर, आपने देखा है कि अभी कोरोना काल में बहुत बड़ा फार्मर मूवमेंट हमारे देश में नए एग्रीकल्चर पॉलिसी को लेकर चला था। उसके बाद वर्कर्स मूवमेंट टाइम टू टाइम चलता रहता है इंडिपेंडेंट इंडिया में। अपने हक के लिए, डेमोक्रेटिक देश है तो अपने हक के लिए लड़ाई कर। ग्लोबलाइजेशन एक नई चीज़ आ गई 90 के बाद। ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसके लाभ क्या है, उसके घाटे क्या हैं, भारत को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। सेकुलरिज्म एक बहुत बड़ी और कॉमनल चैलेंजेस, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता भारत की एक कठिन समस्या अंग्रेज़ों ने पैदा कर दी। 1857 के बाद इसका बीजारोपण हुआ और आज ये देश की एक कठिन समस्याओं में से एक हो चुकी है। डू यू थिंक द क्लासिकल मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इज रिलेवेंट फॉर इंडिया? क्या शास्त्रीय परिभाषा जो है धर्मनिरपेक्षता का, वो क्या आज भारत के लिए प्रासंगिक है? एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेकुलरिज्म का क्या अर्थ है, क्या इसका महत्व है धर्मनिरपेक्षता का। भारत की ये ब्यूटी रही है। भारत जब से ये राष्ट्र है तब से इसके अंदर भावना सेकुलरिज्म का है। भारत ने ही कहा है वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे पार्लियामेंट के भी ऊपर लिखा हुआ है। जब वसुधैव कुटुंबकम की बात है, इतनी बड़ी सोच की बात है, तो उस भारत में सेकुलरिज्म को, जहाँ बुद्ध हुए
जहाँ जैन हुए, जहाँ रविदास हुए, कबीर हुए, नानक हुए, उस देश में धर्म सांप्रदायिकता को तो कोई जगह ही नहीं मिलती है। डेमोक्रेसी सर्च फॉर इक्वलिटी, मतलब प्रजातंत्र बराबरी की खोज में। तो डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, चूँकि संविधान के चौथे भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की गई। नीति निर्देशक तत्व एक तरह से राज्य को, सरकार को एक नैतिक दिशा देता है कि इन विषयों पे आप सोचिए। ठीक है, कानूनी रूप से आप बाध्य नहीं हैं फंडामेंटल राइट की तरह, लेकिन नैतिक रूप से आपको इस पे काम करना होगा। विजन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया आउटलाइन द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, वो क्या सोचती है, उसके ऊपर आपका क्या विजन है। इस ढंग के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्राइम, रिप्रेशन एंड टेरर इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये बहुत बड़ी समस्या है भारत की राजनीति के लिए। आतंकवाद और अपराध, तो उसकी क्या स्थिति है, क्या उसके कारण हैं, कहाँ कहाँ कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से पूरे सिलेबस के ऊपर एक गेस्ट पेपर होगा। और सोच लीजिए, इतने बड़े सिलेबस को हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा रिसर्च है कि हम रात भर भी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो पास करेंगे अगर आपको लिखने आता हो और विषय को समझ पाते हैं। इसलिए जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो और वीडियो देखिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और डिफरेंट सब्जेक्ट पे पाइए, बताइए, नया पुराना सब सिलेबस पे कुछ ना कुछ आपके लिए मिलेगा। अगर कुछ नहीं भी है, आप लोगों के स्पेशल रिक्वेस्ट से हम उस पर भी देंगे। याद रखिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस को, इस मिशन को पूरा करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर्स का सहयोग मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।